बाकी सबने हथियार डाल दिया। ये जो मुस्लिम फैक्टर है तो बड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मुस्लिम फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मुसलमानों के लिए इस बार दुविधा ये है कि वो बसपा सपा की तरफ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उधर जाने का कैसे कैंडिडेट हैं इस बार कि वो उधर जाएं तो उनको भारी कर सकते हैं, उनको जिता सकते हैं, क्योंकि वो एडिशनल वोट है, अपने आप में कंप्लीट वोट नहीं है जो किसी को एकदम से जिता देगा। देखिए, मुस्लिम वोट जो है, अब ये तो रिजल्ट बताएगा, मैं अभी कहूंगा तो मेरी बात का मैं तो सिर्फ आकलन कर सकता हूं, लेकिन वो समाजवादी कांग्रेस के साथ जा रहा है वोट। अब लगभग 80% से ज्यादा जा रहा है, वो 90% तक जा रहा है। मैंने लोगों से पूछा है, सीटों के रूप में फायदा दे पाएंगे वो लोग कि जाएंगे और वो। हाँ, अब समस्या ये है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे जब तक अतिरिक्त वोट नहीं मिलेगा, कुछ सीटों को छोड़ के, जैसे रामपुर है, संभल है, और तो यहां पर तो अतिरिक्त वोट मिले न मिले, मुस्लिम वोट एकजुट होकर गया तो गया, वो सीट जीत गई। लेकिन अन्य जगह जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों से पूछा। अब लोग बताते ऐसा नहीं है कि हम आप सीधे सवाल कर देंगे साहब आप किसको वोट देंगे, तो नहीं बताएंगे। फिर आप उनके पास बैठिए, बात करिए, चाय पीजिए, ये करिए, तो धीरे धीरे सब कुछ खुलता चला जाता है। सब बहुत लोग आ जाते हैं। तो मुस्लिम वोट जो है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतदान होगा, आप देख लीजिएगा, वो समाजवादी कांग्रेस के साथ जा रहा है, लगभग 80% से ज्यादा जा रहा है। उन्हें इसमें कोई वो नहीं है। पर दिक्कत क्या है इस गठबंधन के साथ कि उसको अतिरिक्त वोट कहां से उपलब्ध होगा, जो उसको वो केमिकल कहां से मिलेगा जो उसको निर्णायक उसमें ले जाए, ये दिक्कत है। बाकी अब उसका अब ये कारण क्या है, अति पिछड़ा जो है। कोई सॉलिड जवाब है देवकी नंदन जी आपके पास? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं पर भी, चाहे बसपा ने हालांकि कई कैंडिडेट दिए हैं, अभी करीब 7 करीब 30-32 कैंडिडेट बीएसपी ने घोषित किया है, उसमें से 7 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन बीएसपी को ये पक्का है कि कोई मुसलमान वोट नहीं देगा। लेकिन एक थोड़ी सी एक और भी बात है, मुस्लिम जैसे हिंदू में बहुत सारी जातियां हैं, वैसे मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां हैं। मुसलमानों में भी अगड़ा है, मुसलमानों में भी पिछड़ा है, मुसलमानों में भी नाई है, मुसलमानों में भी अंसारी है। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा खड़ा हो जाता है जिसकी रीच ज्यादा हो तो वो वोट हासिल कर सकता है। लेकिन वैसे सीधे तौर पर मैं इससे सहमत हूं कि 80 क्या बल्कि 99% वोट पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मुस्लिम्स का मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन हमारे पास समय की कमी भी है, लेकिन मैं जरा फाइनल प्रतिक्रिया जोशी जी से ले लेता हूं, क्योंकि जोशी जी जब आप बात कर रहे थे तो जोशी जी कुछ इस मुद्रा में थे कि मुसलमानों के वोट को लेकर उनके पास कुछ दूसरे तरह की सूचना है या दूसरे तरह का आकलन है। जोशी जी आप एक तो अनम्यूट कर लीजिए, मैं कर देता हूं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जमीन को जानते हैं, जो वहां के लोगों को, वहां की सियासत को समझते हैं, और देखिए वो जानते हैं कि ऐसा बंटवारा नहीं होने वाला है मुस्लिमों में बंटवारा तब होता है जब 2 मुस्लिम खड़े हो, एक अंसारी हो और एक सैफी हो या एक कुरैशी हो, तो वो आपस में फिर वो उनका जातीय गठबंधन काम करता है। उसमें भी आप ये तय मान लीजिए कि उनकी बहुत स्पष्ट चॉइस होती है। और लगभग पिछले मेयर के चुनावों में 11 की 11 सीटें समाजवादी पार्टी हारी थी। उसका कारण था कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया, और इस बार भी मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसका कांग्रेस के साथ में इंडिया अलायंस में वो शामिल है। अगर वो इंडिया अलायंस से अलग हो जाती तो उसको लेने के देने पड़ जाते, ये वोट नहीं मिलता। कि मुस्लिम वोट अगर एक तरफ जा रहा है, कांग्रेस में जाए, सपा में जाए, बसपा में जाए, क्या कहीं जाके किसी को सीट दिला पाने की स्थिति में उसके साथ देखिए वो ब्रजेश जी बता चुके हैं, मामला ये नहीं है, मामला दूसरा फंस रहा है।
मामला ये है कि देखिए, जैसे मुजफ्फरनगर सीट है, तो एक कहावत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। क्रांति फिल्म का डायलॉग है ये। हाँ, तो ठाकुर वोट जो है, वो क्षत्रिय जो वोट है, उसके जो युवा हैं वो बेहद नाराज हैं। उसके अलावा फिर कुछ जातिगत संगठन ऐसे, जैसे मायावती ने दुधारी तलवार का काम किया है, अपने त्रिपाठी जी कह रहे थे ये बात। देखिए, प्रजापति जो है वो कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि वो बड़े प्रजापति नेताओं को क्षेत्र के लगा रखा है तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसका एक बड़ा चंक राजाराम प्रजापति लेके जाएंगे, क्योंकि वो प्रजापति समाज के बड़े नेता हैं। और आप वैसे अगर किसी से जाकर पूछना चाहें सीधे सीधे तौर पर, जब तक आप उनसे बहुत घुले मिले नहीं है, और घुले मिले हुए हैं तो भी आपको थोड़ी देर तक वो चकराते रहेंगे। आप पूछेंगे किसे वोट दे रहे हो भाई, अरे जोशी जी जिसको कहो उसको ठप्पा लगाएंगे, हम तो तारे आदमी हैं। तो बहुत मतदाता का मूड भापना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई एक सीट ऐसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो क्लियर कट ये कह सकें कि इस सीट पर वो जीत रही है। बिल्कुल, ये तो मैं जोशी जी की बात को आगे बढ़ाते, जोशी जी जब पहले कमेंट कर रहे थे तो इन्होंने मेरठ सीट का जिक्र किया था। अब मैं आपको बताऊं, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे अखिलेश यादव की बड़ी आलोचना हुई कि मेरठ सीट पे उन्होंने तीसरी बार पर मतलब तीसरी बार में प्रत्याशी तय किया। पहले उन्होंने डॉक्टर भानु प्रताप को दिया, फिर उन्होंने अतुल प्रधान को दिया, फिर उसके बाद डॉक्टर संगीता वर्मा को दिया। अब देखिए, अखिलेश यादव ने यहाँ बहुत सुनीता वर्मा को, तो उन्होंने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है। जो बात डॉक्टर हरिशंकर जोशी जी कह रहे थे कि रामायण के जो राम हैं वो बुरी तरीके से सुनीता वर्मा के आने के बाद फंस गए हैं। उसकी वजह यह है कि जो सुनीता वर्मा के हस्बैंड हैं योगेश वर्मा, वो एक्स MLA हैं। सुनीता वर्मा जाति से आती है, वो नहीं, दलित जाति से आती है, दलित बिरादरी से आती हैं। वो मेरठ की मेयर रह चुकी हैं सुनीता वर्मा, और मेरठ का मेयर होने की वजह से उनकी एक अलग तरह की पहचान है मेरठ में। इसके अलावा जो पूरी मेरठ की जो दलित बिरादरी है उसमें उनकी जबरदस्त पकड़ है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पर जो दलित है सुनीता वर्मा के लड़ने की वजह से पूरी तरीके से सुनीता वर्मा के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जातियों में बंटवारा, जाति के आधार पर लोग अपने कैंडिडेट तय कर रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं। अब वहां पर मुसलमान करीब 36% के आसपास है, ऐसा बताया जाता है। तो मुसलमान और दलित का ही अगर गठजोड़ हो जाता है, बाकी कोई कास्ट इसमें इंक्लूड नहीं होती है, तो भी जो है एक तरीके से सुनीता वर्मा आगे हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा एक दो बातें और हैं। देखिए क्या है कि हम जो बात खत्म कीजिए, 20% के आसपास आज पूरे देश में लाभार्थी वर्ग का वोट है, ये करीब 20% के आसपास है। भारतीय जनता पार्टी का 2014 से पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो मैक्सिमम 22% का रहा है, कि 22% वोट उसका है, और उसमें कुछ वोट प्लस हो जाता था तो वो 27-28%, 30% तक 29% तक गई थी। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आते हैं तो 32% तक जाती है। वो जब 19 में चुनाव लड़ते हैं तब जाकर के 20% उन्होंने एडिशनल वोट खड़ा किया, लेकिन जो 20% वोट उन्होंने एडिशनल खड़ा किया उससे बहुत पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी की दूसरी तरफ भी चले गए। हम दो चुनाव की जब तुलना करते हैं, 2014 में हालात अलग थे, पूरी कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लग रहा था कि पूरा देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी आ गई। 2019 में मैं एक डेटा देख रहा था कि जब फरवरी से पहले जो सर्वे आ रहे थे टेलीविजन के, उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 240 सीट जीत रहा था, और वही एनडीए जब बालाकोट स्ट्राइक होती है तो उस पर 100 से 109 के आसपास सीटें उसकी बढ़ जाती हैं। हम उसको नॉर्मल कोर्स नहीं कह सकते हैं, हम उसको ऐसी स्थिति नहीं है। चलिए उसको हम डेटा में नहीं,
उसको हम डेटा में शामिल नहीं, उसको अगर हम डेटा में शामिल करेंगे, हम जातीय गणित के हिसाब से करेंगे तो हम चूक जाएंगे। जी बस ब्रजेश जी, भावेश जी, अरे भावेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि योगेश वर्मा की पत्नी को टिकट दिया है। आप समझ लीजिए योगेश वर्मा कब जीते, जब मायावती उनके साथ थी, तो मायावती के साथ आती हैं, पता नहीं कहां पर ये आत्मघाती कदम उठा लिया है वहां पर उन्होंने। अतुल मैं सीट ये बाकायदे वो गुजर है, वो अतुल प्रधान गुजर वोट एक तरफा चला जाएगा। अब उसको उसका वोट मिलेगा, बसपा को चला जाएगा वोट, ये पूरा जिस वोट के लिए उन्होंने दिया है। मतदान होगा, देख लीजिएगा, अभी आ रहा था सामने सबके। आपकी बात आ गई। मैं जरा से जोशी जी कुछ कह रहे हैं, मेरठ के हैं। मेरठ ऐसा है कि अतुल प्रधान निश्चित तौर पर अच्छे कैंडिडेट थे, और ऐसा नहीं है कि ये सुनीता उससे कमजोर कैंडिडेट है, क्योंकि दलितों की संख्या, जाटवों की संख्या ज्यादा है, नंबर 1, और नंबर 2 गुर्जरों की संख्या यहाँ पर उससे कम है। लेकिन अतुल प्रधान को टिकट कटा, वो इसलिए कटा क्योंकि मुस्लिम समुदाय में खासतौर से रफीक अंसारी अपना टिकट चाहते थे, और शाहिद मंजूर ने उस पर वीटो लगाया। ये वहां मतलब इस फजीयत में वो टिकट कटा। जहां तक योगेश वर्मा की, और अतुल जीतने वाले कैंडिडेट थे, ऐसा नहीं है वो हारने वाले कैंडिडेट थे, लड़ने वाले कैंडिडेट थे, ये मान लीजिए आप। और जहां तक योगेश वर्मा की बात है, तो आदरणीय ब्रजेश जी, आपको याद होगा मवाना में वो निर्दलीय लड़ चुके हैं जब बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, और उनको कितने वोट मिले थे वो आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे खासे वोट उन्होंने वहां पर हासिल किए थे मवाना विधानसभा क्षेत्र में। वो आदमी चुनाव लड़ना जानता है, वो आदमी हर हथकंडा अपनाना जानता है। और तीसरी एक और बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, राम जी की राम राम हो सकती है। आप बीजेपी के अंदर का फैक्टर भी झांक कर जरा देखिएगा, आपके तो बीजेपी में बहुत संपर्क है, आप देखिएगा कि वहां स्थिति क्या है और जो प्रत्याशी है उसका व्यवहार क्या है। ये बात बहुत मैटर करेगी। वो इतना मतलब उसकी एरोगेंसी के किस्से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चुटकुले बना बना कर सुना रहे हैं। जोकर उतार दिया है उन्होंने राम जी की जगह वहां पर। चलिए ठीक है, मुझे मेरा मकसद वहां पे स्थानीय स्तर पर जिस तरह के इक्वेशंस है उस पर चर्चा करना नहीं था। बेसिकली एक ब्रॉड किस तरह से मुद्दे चल रहे हैं और उसमें जातियों की क्या स्थिति है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्या वो परिवर्तन सोच रहे हैं। ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2024 का चुनाव इसलिए भी है कि ये सरकार, इसको हमें कंटिन्यू रखना है कि सरकार को बिल्कुल अब 10 साल बाद अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसको उठा के फेंक देना है, ये भी एक है। और एक छोटी सी चर्चा में, चूंकि इस पूरे डिबेट में एक बात बार बार आई कि मतदाता बड़ा चुप है, क्या छोटी सी प्रतिक्रिया सभी लोग रखिएगा बहुत ही संक्षिप्त में, कि क्या मतदाता के अंदर में कोई ऐसा उथल पुथल चल रहा है, कोई अंडर करंट है मतदाता का। क्योंकि एक सवाल अब जैसे जैसे चुनाव पहले फेज का नजदीक आ रहा है, ये भी हो रहा है कि विपक्ष तो उतना लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये चुनावी लड़ाई अब सत्ताधारी पार्टी बनाम जनता हो गई है। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपकी बात। देखिए भावेश जी, मतदाता चुप नहीं है। अच्छा, मैं देख के आया हूं, बात करके आया हूं, मतदाता अपनी बात कहता है। और जब 4 तारीख को परिणाम आए तब मुझे फिर बैठाइएगा। एक अंडर करंट है, ये नहीं कहूंगा किसके पक्ष में है, इंडिया के पक्ष में है कि एनडीए के पक्ष में। एक अंडर करंट है जिसको नहीं दिख रहा है, मुझे ताजुब है। ठीक है, चलिए और बात आगे बाकायदे वो बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं लोग बात, कहीं कोई किसी छिपा नहीं रहा, सब जन के चोट पे कह रहे हैं अपनी बात। जी जोशी जी, क्या अगर अंडर करंट है तो वो दिख ही नहीं सकता है, किसी को भी नहीं दिख सकता है। मुझे तो आज तक अंडर करंट किसी का दिखाई नहीं दिया। जो ऊपर ऊपर जो चीजें चल रही होती हैं वो देख पाता हूँ ना। मैं वैसा अंतर्यामी हूँ ना भविष्य वक्ता हूँ। मैं जोशी जरूर हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ सर, तो कहना बड़ा मुश्किल है। देवकी नंदन जी, कोई अंडर करंट है? देखिए क्या है कि देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इस पैनल पर, ये सारे लोग फॉरवर्ड क्लास के हैं। ये चुनाव जो है ये भी तय करेगा कि फॉरवर्ड क्लास आगे रहेगा या फिर बैकवर्ड क्लास। देखिए क्लासों में पूरी तरीके से बंट चुका है।
और आपने जो सवाल पूछा था कि भाई क्या मतदाता जो चुप है इसका कोई असर हो सकता है, चुप क्यों है? देखिए, दो बातें हैं। हमको मान लीजिए हम इस सरकार से परेशान हैं, तो मैं इस सरकार से लड़ नहीं सकते हैं। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि सरकार से जिसने भी लड़ने की कोशिश की, चाहे वो किसी गवर्नमेंट से लड़ने की कोशिश की हो, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी हो, उसे क्रश कर दिया गया। तो लोग डर गए, लोगों में एक डर का माहौल है। चाहे वो पत्रकार हो, कोई पत्रकार बताए जो खुलेआम, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी खुलेआम आलोचना करता हो, नहीं है, जो है उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो एक डर का माहौल पैदा हो गया। इसकी वजह से लोग चुप हैं। और जब आदमी चुप होता है तो वो डर की वजह से चुप तो जरूर है, लेकिन वो अपने अवसर का इंतजार करता है कि हमारे पास अवसर कब आएगा। तो अवसर कब आता है? 5 साल में लोकतंत्र में अवसर आता है। तो उस ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। वो अवसर का इंतजार जनता कर रही है और देखते हैं हम लोग। चर्चाएं तो अभी बहुत करेंगे हम लोग। अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत भी नहीं है और शुरुआत पहले फेज के करीब हम लोग आ रहे हैं और हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और ये चर्चा अच्छी रही। आप लोगों ने जमीन पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सबका मतलब ये है कि एक देश में जो है लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए और डेमोक्रेसी जो है रहनी चाहिए। इस विचार से सभी मतदाताओं को हम लोग गाइड करने की कोशिश करते हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं और अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिशंकर जोशी जी, ब्रजेश शुक्ल जी, देवकी नंदन जी, और हमारे साथ जुड़े हुए थे शंभुनाथ शुक्ला जी, रामदत्त त्रिपाठी जी। आप सभी का शुक्रिया और शुक्रिया सभी दर्शकों का जो अभी तक डटे हुए हैं और हम लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। वैसे तो जनता जनार्दन है, वो ज्यादा जानते हैं, वो जमीन पर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन शायद वो हम लोगों से विशेषज्ञ के तौर पे कुछ अतिरिक्त जानकारी की हसरत रखते हैं और उनको कितना मिला नहीं मिला वो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखेंगे। और इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।